हाय हेलो। तो मैं अगम आज एक बुक का एक एक चैप्टर का रिव्यू करेंगे। बुक है ये। नेम इज़ आपका भविष्य आपके हाथ में है, बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका चैप्टर फर्स्ट मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मुझे क्या लगता है इस बारे में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है इस बारे में। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल है स्वयं पर भरोसा रखें। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और इसमें प्रश्न पूछा गया है, मेरे अंदर हमेशा से ही आत्मविश्वास की कमी रही है। दरअसल इस मामले में मैं और मेरा भाई दोनों एक से हैं। शायद ऐसा मेरी माँ की वजह से है, जो जब हम छोटे थे हमारी देखभाल और सुरक्षा को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतती थीं और हमें हमेशा ज़िंदगी की सच्चाइयों से दूर रखती थीं। पर मैं यह बात दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अब समस्या ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां इसकी वजह से मेरे करियर पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे चाहे, लेकिन सच यह है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहां काम करता हूं वहां मेरी एक दोस्त थी जो खाने के समय मेरे साथ बैठती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसको मेरे ऊपर तरस आता था और इसलिए वह ऐसा करती थी। अगर मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत होती थी और कोई पड़ोसी घर के बाहर होते थे, तो मैं उनके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करता था ताकि मैं उनका सामना करने से बच सकूं। सबसे ख़राब बात यह है कि अब मुझे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे शायद ही किसी बात से खुशी मिलती हो। निराशा को सहने की मेरी ताकत बेहद कम हो गई है। मैं बड़ी आसानी से हार मान लेता हूँ और इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि कोई और हालात को संभाल ले। यहाँ तक कि कुछ समय की मुश्किल भी ऐसी लगती है जैसे हमेशा के लिए हो, और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर वक्त एक उदासी और निराशा का भाव छाया रहता है। मैंने आपका यह भाषण सुना जिसमें आपने कहा था खुद पर यकीन रखो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। अपनी खुद की ताकतों पर यथोचित अभिमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। मुझे अपने दुखी रहने और कामयाब ना होने की वजह पता है, लेकिन मैं खुद पर यकीन करूं तो कैसे करूं? किस बात का सहारा लेकर मैं खुद पर भरोसा करूं? मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए, लेकिन मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है जिसकी वजह से खुद पर भरोसा करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यकीन है कि आप जो कहते हैं वह सच है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह मेरे ऊपर लागू नहीं होता। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, बताइए कि मुझे क्या करना है। तो ये क्वेश्चन है इस बुक में, आपका भविष्य आपके हाथ में है, बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इसमें ये क्वेश्चन आया है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको खुद से एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसके बारे में क्या कहा है, और फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि आज के पर्सपेक्टिव में इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए और कौन कौन से लोग इस सिचुएशन में हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के फर्स्ट फेज में जो कहने वाला है उसके, वो पहले ही कह रहा है कि मेरे अंदर जो है वो आत्मविश्वास की हमेशा से कमी रही है, और इसके लिए वो अपने जो पेरेंटिंग है उसको उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरी जो माँ है, इस वो और उसका भाई एक ही जैसे हैं, और ये जो है उसकी माँ की वजह से है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनकी ओवर केयरिंग जो पेरेंटिंग हुई है, जो देखभाल और सुरक्षा को लेकर ज़्यादा ही सावधानी बरती उनकी माँ ने, और उन्हें ज़िंदगी की सच्चाइयों से दूर रखा। तो और वो ये भी कह रहा है कि ये बात मैं जो है दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी जो समस्या है वो अब ऐसी जगह पहुंच गई है जिसकी वजह से उसके जो है करियर और रिलेशनशिप्स और बाकी एस्पेक्ट्स के लाइफ जो है उस पर असर पड़ रहा है। तो पहले इतनी इतनी जो पैसेज है उसको हम दे एनालिसिस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब जब हम जब किसी भी जो चिल्ड्रन है, कोई चाइल्ड है, उसका जो चाइल्डहुड है, उसमें जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे ओवर केयर करते हैं।
और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि जब वो ओवर केयर होता है तो जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, और जो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट और जो इमोशनल डेवलपमेंट और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए वो उस लेवल पे नहीं हो पाता। और फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एम्प्टीनेस रहती है, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। केयरिंग अच्छी बात है, पर ये पेरेंट्स भी पेरेंट्स की भी इसमें क्या कहा जा सकता है, क्योंकि अ, वो खुद उसी उनका चाइल्डहुड खुद इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा, जिस वजह से उनको पेरेंटिंग की ठीक नॉलेज नहीं होगी। तो ओवर केयरिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि प्रॉब्लम है कई सारे चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी ओवर केयर करते हैं, जिससे उनके डेवलपमेंट में जो है इंटरप्शन, काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन होता है, और उनके जो कई सारे इनसिक्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस उनके माइंड में बन जाते हैं बचपन में ही। अब जैसे इसमें जो जो जिसने क्वेश्चन पूछा है, उसका ये कहना है कि उसके अंदर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हमेशा लो रहा है। और ये ऐसा होता ही है, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कोई काम इनिशिएट नहीं करते हैं और उसे डन नहीं करते हैं, जब अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आती, तो हमारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है वो बूस्ट ही नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा लो रहता है। तो इसका ये यही रीज़न है। और चूंकि दोनों इस क्वेश्चन में ये है कि उसका वो और उसका भाई जो दो है दोनों एक ही जैसे हैं, चूंकि दोनों एक ही सिचुएशन में ग्रोन अप हुए हैं, इसीलिए दोनों में एक ही जैसी ट्रेड्स आई हैं। और तो इसके आगे इसमें क्वेश्चन में यह है कि उसकी वजह से उसके करियर पर काफ़ी जो है बैड इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो तो हो गई, क्योंकि जैसा हमारा नेचर बन जाता है, जैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, उसी हिसाब से हम लोगों से डील करते हैं, उसी हिसाब से हम जो है अपने डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। और लाइफ के डिसीजंस ही हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं और फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। वही कहीं ना कहीं तक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे जो डिसीजंस होते हैं। तो जैसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, अब वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो एस्पेक्ट होते हैं। मैं नहीं मानता जो लोग कहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की पर्सनैलिटी ऐसा होती है। दरअसल इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो पर्सपेक्टिव होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। हमें जब कि कहीं लाइफ में जो है जब जब हमें अकेले रहना होता है, जब अपने साथ समय बिताना होता है, तब हमें इंट्रोवर्ट एस्पेक्ट हमारा खुल के आता है। जब हम सोशलाइज होते हैं तो हमारा एक्सट्रोवर्ट एस्पेक्ट खुल के आता है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ मैं कि एक कंफर्ट जोन होता है, और एक आसपास हर पर्सन की सिचुएशन होती है, जो कई बार कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उन्हें, वो अपने एक्सट्रोवर्ट एस्पेक्ट को शो करने में, क्योंकि शायद उनके आसपास ऐसे चीयर लीडर्स नहीं होते हैं उनके, या फिर उनका चाइल्डहुड ऐसा नहीं गुजरा होता है। वही चीज़ है कि जो वो कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज़ उनके माइंड में फॉर्म हो जाती हैं, उस वजह से वो जो है वो ये सोचते हैं कि ये मेरे अंदर ये परमानेंट जो है मेरी स्टेट है, इंट्रोवर्ट स्टेट है। जबकि ऐसा नहीं है। समय के साथ अगर कुछ चेंजेस करे जाए, कुछ ट्राई करा जाए, छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज करे जाएं, तो धीरे धीरे करके वो पर्सनैलिटी, वो एस्पेक्ट भी हमारा जो है हमसे जुड़ने लगेगा। एक्सट्रोवर्ट हमें भी जो है सोशलाइज होने करते समय जो है एक्सट्रोवर्ट ना होने की प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा। तो ये आगे है कि उसने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे चाहे, लेकिन सच यह है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। और ये भी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हर कोई चाहता है कि हर सारे लोग उसे पसंद करें, पर चूंकि उसके अंदर वो ट्रेट्स नहीं है, वैसी क्वालिटीज़ नहीं है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इतना उसे जो है कह सकते हैं कि उसे अ, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उतना उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरी एक दोस्त थी जो खाने के समय मेरे साथ बैठती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसको मेरे ऊपर तरस आता था, और इसलिए वह ऐसा करती थी। तो इसमें जो इसने कहा है कि एक जो मेरी दोस्त थी वो मेरे साथ बैठती थी, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही
है उसके अंदर कि उसे ऐसा लगता है कि जो वो उसके साथ बैठ रही है तो वो उसके ऊपर तरस खा रही है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होप होता भरपूर, अगर उसका चाइल्डहुड नरिशिंग होता तो उसे उसे बल्कि ये उस रिलेशनशिप, उस कनेक्शन, उस बॉन्डिंग को जो है एक एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कनेक्शन में फॉर्म करने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगता, और उसे ऐसा भी नहीं लगता कि वो उसके ऊपर तरस खा रही है, क्योंकि ये उस पर्सन की माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, कैसा है। तो वैसे ही थॉट्स हमारे दिमाग में जो है रिपीटेडली वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसी ही हमारी मेंटल स्टेट होती है, अगर हम डिप्रेस्ड स्टेट में हैं तो ऐसा लगा कि सामने वाला भी जो है हम पे जो है सामने वाला भी डिप्रेस्ड, मतलब हम पे जो है अगर वो कुछ हम पे ज़्यादा केयर कर रहा है या फिर ज़्यादा हमारा ध्यान रख रहा है तो वो हम पे तरस खा रहा है। इस तरीके से जो है नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसीलिए पॉजिटिव रहने को कहा जाता है। पर मैं ये जो क्वेश्चन है इसमें जो जो भी आस्क आउट कर रहा है उसकी कंडीशन को समझ पा रहा हूँ कि वो क्यों वो ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि उसका उसे उस उस ज़ोन से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तभी उसने ये क्वेश्चन पूछा है। और फिर उसके आगे उसने लिखा है कि अगर मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत होती थी और कोई पड़ोसी घर के बाहर होते थे, तो मैं उनके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करता था, ताकि मैं उनका सामना करने से बच सकूँ। ये वही प्रॉब्लम है, सोशलाइज़ेशन की प्रॉब्लम। और ऐसा मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में है कि जब हमारे माइंड के अंदर जो है कई सारी इनसिक्योरिटीज़, या फिर कह सकते हैं कई जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता और हम ग्रोन अप हो जाते हैं, तो हम सिचुएशंस को हम लोगों को फेस नहीं करना चाहते। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी की एक निशानी होती है, क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है तो हमें लगता है कि हम उनसे क्या बात करेंगे, या फिर हम अ, हमें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा जो है समझदार है, इंटेलिजेंट है, या फिर जो भी हम अपने दिमाग में एक ट्रिविया फॉर्म कर लेते हैं। तो इसीलिए हम जो है उस सिचुएशन से फेस आउट करने से डरते हैं। तो फिर उसके बाद लिखा है कि मैं मुझे शायद ही किसी बात से खुशी मिलती हो। तो यानी इससे पता चलता है कि किस लेवल पे जो है उनकी हैप्पीनेस का लेवल है और कैसा लाइफ स्टाइल चल रहा है। निराशा को सहने की मेरी ताकत बेहद कम हो गई है। जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और जो कई सारे हमें फेलियर्स में मिलते हैं, तो उनसे जो जो फेलियर से हमारे अंदर जो एक तरीके की सैड फीलिंग आती है, तो पहले ही डिप्रेशन इतना है तो फिर जाहिर सी बात है कि उससे उससे कंप्लीट करने के लिए कहाँ से एनर्जी हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। मैं बड़ी आसानी से हार मान लेता हूँ और इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि कोई और हालात को सँभाल ले। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम हमारा जो सारा एक कह सकते हैं हमारा सारी जो हम मशक्क़त कर लेते हैं, उसके बाद कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो यही लगता है कि कोई और आए हमारी लाइफ़ में और जो हमारी लाइफ़ को जो है सही करे और हमें गाइड करे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ये भी ऐसा ही एकदम ठीक है। और यहाँ तक कि कुछ समय की मुश्किल भी ऐसी लगती है जैसे हमेशा के लिए हो, और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर वक्त एक उदासी और निराशा का भाव छाया रहता है। ये भी इसी की कंडीशन है। ये सारी डिप्रेशन की कंडीशन है कि कोई भी जो है ऐसी मुश्किल आ गई तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगी, ये हमेशा रहने वाली है। और बिल्कुल ही जब हमारे अंदर डिप्रेसिव थॉट्स ही चलते रहते हैं, और जब हमारी जो एक तरीके की मेंटल स्टेट है वो हमेशा से ही सैड और डिप्रेस्ड बनी रहती है, तो फिर हमें अच्छा ही नहीं लग रहा। बिल्कुल हमारे पास ये कह सकते हैं कि अ, कोई लाइफ में जो है ऐसा हम काम नहीं कर पा रहे हैं जिसमें हमें एक हैप्पीनेस मिले, जिसमें पैशन हो, जिसमें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारा नीशे हो। तो फिर वही है कि हर समय हम उसको कैसे उसे सहन कर सकते हैं, या फिर कैसे कह सकते हैं उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और हर वक्त एक उदासी और निराशा का भाव छाया रहता है। तो वो तो डिप्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि सैड फीलिंग्स रहेंगी, अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। उसके बाद लिखा है उसने, मैंने आपका एक भाषण सुना, यानी अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिसमें आपने कहा था खुद पर यकीन रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, अपनी खुद की ताकतों पर यथोचित ईमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल सही।
मुझे अपने दुखी रहने और कामयाब ना होने की वजह पता है, लेकिन मैं खुद पर यकीन करूं तो कैसे करूं? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि जब हम अपने डिप्रेशन के ज़ोन में होते हैं, जब हम अपने एंग्जायटी के ज़ोन में होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या? हमें किसी से गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और ये हमें अपने आप, कई बार हमें अपने आप ही रास्ता मिल जाता है, एकदम से माइंड में कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ है कि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं करूँ क्या और कैसे करूँ? किस बात का सहारा लेकर मैं खुद पर भरोसा करूँ? और मुझे अफ़सोस होता है ये कहते हुए, लेकिन मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है जिसकी वजह से मैं खुद पर भरोसा करूँ। जबकि ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होगी। बल्कि ये लाइफ़ में पॉज़िटिव रहने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन वही बात है कि पॉज़िटिविटी वो अंदर से आनी चाहिए। और उसके लिए हमारी जो है, या तो सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, करंट सिचुएशन, या फिर हमारी मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए, या फिर हमारा चाइल्डहुड जो है वो नरिशिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तभी जो है हमें अपने ऊपर यकीन रहता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, उसमें हम जो है स्टैंड आउट कर पाते हैं। मुझे यकीन है कि आप जो कहते हैं वह सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वह मेरे ऊपर लागू नहीं होता। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, बताइए कि मुझे क्या करना है। उसने ऐसा कहा कि जैसा आप कहते हैं उसे पक्का पता है कि ये सच है, लेकिन उसे जो है ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे ऊपर लागू हो पा रहा है। तो उसके कहने का मतलब है, मुझे गाइड कीजिए। और तो देखते हैं इस पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसके बारे में क्या कहा है। ओके। तो उन्होंने एक कोट लिखा है जिसमें एलेनर रूजवेल्ट, ये एक कोई राइटर होंगे, उनका कोट है, हर उस अनुभव से जिसमें हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वह ज़रूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यह है कि हर उस अनुभव से जिसमें हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। मतलब ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम फेस करते हैं, तो उसके सामने आके एक थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपोज़र करते हैं, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस, पावर और ब्रेवनेस, जो ये सारी फीलिंग्स हैं, ये हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। और हमें वो ज़रूर करना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएँगे, मतलब हमें अपनी अ, पुश पुश करना चाहिए, अपनी जो भी हमें लग रहा है कि हम इस चीज़ को नहीं ट्राई कर पाएँगे। और ये ठीक भी है, पर इस पे एक पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कुछ इस पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ जोड़ा जा सकता है कि जब तक हम कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हमें लग रहा है कि ये हमसे, या फिर हम इसको अभी करने के कैपेबल नहीं हैं, तो हमें जो है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में उसे ब्रेक डाउन करना चाहिए और एक-एक स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ जो हम उसको एक्सपोज़र करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ हमें आसानी से हम उसका फेस आउट कर पाएँगे, उसके उसका सामना कर पाएँगे। जैसे कि हम अगर छोटे होते हैं तो हमें साइकिल चलाना से डर लगता है, तो उसके लिए हम पहले साइकिल पर बैठना सीखते हैं, फिर पेडल मारना सीखते हैं, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना सीखते हैं, फिर हम उसे तेज़ स्पीड में चलाना सीखते हैं, फिर हम उसमें प्रो हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें छोटे-छोटे स्टेप्स में अपने आप उसको एकदम से हमें बड़ी जो है एकदम से, कई बार ये नहीं करना चाहिए कि एकदम से ही प्रॉब्लम, तो उससे हमारा कई बार कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डगमगा जाता है। लेकिन ये अलग-अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर कोई छोटी-सी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ज़्यादा छोटे स्टेप्स में क्या करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है और इंटेंस इंटेंस प्रॉब्लम है और इंटेंस सिचुएशन है, तो अगर और हम उसे काफ़ी ज़्यादा मन में उसके लिए वो है, मतलब एक तरीके से डर है, तो उसको हमें धीरे-धीरे स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है कि मेरे दोस्त, जाहिर है कि आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए ज़रूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। अफ़सोस आपके लिए यह एक कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में दिक्कत आ रही है
और सफलता ना मिलने के कारण आप अपना रहा सहा आत्मविश्वास भी खो दे रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक होगा, पर इसमें मैं अपनी जो थॉट्स हैं वो मेरे ये थॉट्स हैं कि सबसे पहले तो हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि हम जो हैं हम ये नहीं कि ठीक है या गलत है। हम जो है हम हमारी कंडीशंस और हमारी जैसा जहाँ हम बॉर्न हुए हैं, जैसा हमारा जन्म रहा है, जैसा हमारी सिचुएशंस रही हैं, उसी के हिसाब से है। और अपने आप को एक्सेप्ट करने से हमें एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग आएगी, और फिर हम जो है फिर डेवलपमेंट के लिए हमारा माइंड जो है वो रेडी रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम केवल अपने आप को ये मतलब हर समय अपने आप को एक्सेप्ट ना करें कि हम ये एक्सेप्ट करना कि हम जैसे हैं अभी वो ठीक या गलत नहीं है, हमें डेवलप करना होगा, अपने आप को ग्रो करना होगा। पर ये जो कंडीशन है ये नेचुरल है, क्योंकि ये पिछली सिचुएशंस और हमारी जैसी कंडीशंस रही है उसी के हिसाब से बनी है। और अब जो हम एक्शन लेंगे और जिस टेक्निक और जिस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे की कंडीशंस होंगी। और अगर हमें फेलियर मिलता भी है तो उस पर घबराना नहीं होगा कि हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ये भरोसा दिलाना होगा कि अपने को कि मतलब जो भी हुआ वो ये तो ठीक हुआ, पर इसमें ये बेहतर होने के चांस थे। मतलब इस तरीके से इस सिचुएशन को बेहतर और किया जा सकता था, पर जो हो गया वो ठीक हुआ। तो इस माइंडसेट से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कम होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे उन्होंने लिखा है कि आप पाएंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो। बिल्कुल सही बात है। और जो ज़रा ज़रा सी बात में माफ़ी मांगने लगता हो। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी ना होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता है, वह आपका भरोसा जीत लेता है। मतलब इसमें कहने का उनका यही मीनिंग है कि जो लोग हैं वो किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर, अगर हम कोई प्रपोजल लेके जा रहे हैं लोगों के सामने या फिर कुछ करने जा रहे हैं और अगर हमारे अंदर हिचकिचाहट, घबराहट, लो कॉन्फिडेंस और हम हर छोटी सी चीज़, अगर वो चीज़ सही भी है और अगर किसी ने उस पर क्वेश्चन करा तो अगर हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे तो हम उस पर सॉरी कहने लग जाते हैं बार बार, या फिर अगर कोई हमें फॉल्ट निकाल रहा है और अगर गलती हमारी नहीं है फिर भी हम सॉरी बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अगर ऐसा पर्सन है जो है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और वो किसी बात के अगर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो हमारा ज़्यादा जो है ट्रस्ट बिल्ड कर वो इंसान ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और बिल्कुल ठीक बात है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है, चाहे वह उनके श्रोता हों, सहकर्मी हों, अधिकारी हों, ग्राहक हों या दोस्त हों। वही बात है कि जैसी कंपनी में होते हैं वैसे ही हम पे असर आता है, और जैसे लोगों के बीच में जाते हैं वैसे ही कुछ कुछ उनका इन्फ्लुएंस आने लगता है। और इसमें ये एक मैप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो ये कार्य कुशलता और ये स्वाभिमान वाला, तो ये है कार्य कुशलता प्लस स्वाभिमान इज इक्वल्स टू आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। कार्य कुशलता और स्वाभिमान आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बात ठीक है। दूसरों का भरोसा जीतना उन प्रमुख तरीकों में से एक होता है जिनसे आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हों या अपने आसपास के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हों, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी सूरत में कम नहीं है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए और इसके लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बस मैं इसमें से एक पॉइंट आज के पर्सपेक्टिव में ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए,
क्योंकि जब हम किसी काम को करने के पीछे लग जाते हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो पहले मैं ये कहूँगा कि किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी ज़रूर मिलना चाहिए और उसे अपनी कंडीशंस के बारे में बताना चाहिए। और कुछ उसकी जो भी उसकी मेडिकेशंस हो, जो भी वो हमें एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन की मेडिकेशंस देगा, वो फिर उसके बाद हमारे जो जो जिस काम को हमें करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मेंटल स्टेट ठीक होने की वजह से हम उसे आसानी से कर पाएंगे। और उस चीज़ का हमारे मन में एक फ़ियर क्रिएट नहीं होगा कि हमें जो है इतनी मुश्किल से ये काम को कर इतनी मेहनत लगी है, क्योंकि वो जो काम हमें बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है वो हमारी मेंटल स्टेट की वजह से ही हमें डिफ़िकल्ट लग रहा होता है। क्योंकि कई लोगों को वही काम जो है आसान लगता है और कई लोगों को वही काम डिफ़िकल्ट लगता है, कि सब उनकी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो मेरा मानना है कि ज़रूर साइकियाट्रिस्ट को जो है एक बार उससे जाके मतलब एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और उनसे अपनी मेंटल कंडीशंस के बारे में जो है बात करनी चाहिए। और बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना और उसको बढ़ाना, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है आगे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो काम करना पड़ेगा। वो तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि उसके बिना हम किसी काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। और दो प्रमुख चीज़ें जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं, अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि कार्यकुशलता और स्वाभिमान, मतलब एक जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है को कितनी हम एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करते हैं। और स्वाभिमान, स्वाभिमान यानी अपने ऊपर, ये वही चीज़ है कि एक तरीके का कह सकते हैं कॉन्फिडेंस टाइप का ही अपने ऊपर। और हमें अपने कार्य कुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हासिल कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करते जा रहे हैं। यह इस विश्वास का सवाल है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र के लिए ज़रूरी हुनर सीखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे। और यही वह विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियां स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने को प्रेरित करता है। वही चीज़ है इसमें कहा है उन्होंने कि जैसे अगर हमारे जो स्किल्स, हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके अगर स्किल्स हमारे पास होंगे, तो उस क्षेत्र में जो लक्ष्य हासिल हम जो करेंगे वो उसे आसानी से हासिल कर पाएंगे। और यह इस विश्वास का सवाल है कि अगर हम किसी क्षेत्र के लिए ज़रूरी हुनर सीखेंगे और हार्ड वर्किंग होंगे तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और यही वह विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियां स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने को प्रेरित करता है। आगे उन्होंने लिखा है, यह बात स्वाभिमान से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जैसे हम सामान्य तौर पर यह मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वह हमारे काबू में है, या उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमें खुश रहने का भी हक है। कुछ हद तक तो यह एहसास इस बात पर भी टिका होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वह हमें कितना स्वीकारते हैं, और यह हमारे वश में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम अच्छे व्यवहार और भलाई के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ करते हैं उसे करने में कितने निपुण हैं, कितने सक्षम हैं, और अगर ठान लें तो हम दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। स्वाभिमान की उन्होंने यहाँ पर बात की है। अपना उन्होंने एक बताया है कि 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था। उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने को लेकर मैंने एक बहुत ही अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोजेक्ट लीडर के रूप में लेकर नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिज़ाइन तैयार करने को कहा था। ओके, 6 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई और हमें अपने डिज़ाइन जमा कराने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। टीम के बाकी 5 सदस्यों ने विमान के प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस और एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम संभाला। ओके, छः मेंबर्स की एक टीम बनाई गई जिसमें उन्होंने जो डिज़ाइन जमा करने के लिए उन्हें 6 महीने का समय दिया गया, और उन्हें जो है एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। और जो बाकी जो 5 मेंबर्स थे उनको प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम दिया गया।
5 महीने बाद जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की और पाया कि हमारा प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी मायूसी जाहिर की। ओके। डिज़ाइन के काम में कई लोगों की भागीदारी की वजह से उन सबके काम को एक जगह करने में आने वाली तमाम दिक्कतों को लेकर मेरी दलील पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई सारे लोग मिलके काम कर रहे थे। तो उन सबको एक जगह, मतलब एक ग्रुप फॉर्म में जो शो करने में उन्हें जो उनकी प्रॉब्लम थी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो उनके समीक्षा जो उनके प्रोफेसर थे उन्होंने, और क्योंकि मुझे अपने 5 सहयोगियों से जानकारी लेकर काम करना था जिसके बिना मैं सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो आज शुक्रवार की दोपहर है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन मुझे दिखाने के लिए, और अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम्हें 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी, यानी स्कॉलरशिप उनकी कैंसिल हो जाएगी। और फिर इसमें एक मुझे इससे बड़ा झटका ज़िंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। छात्रवृत्ति से ही मेरी ज़िंदगी चलती थी, उसके बिना तो मैं अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकता था। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। मेरी टीम के सदस्यों ने और मैंने तय किया कि हम जी जान से इस काम को पूरा करेंगे। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सिर झुकाकर नजरें गड़ाए खाना और सोना छोड़ हम चौबीसों घंटे काम में जुटे रहे। शनिवार को मैंने सिर्फ घंटे भर के लिए काम से छुट्टी ली। रविवार की सुबह जब मैं प्रयोगशाला में काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई वहाँ मौजूद है। देखा तो वह प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, जो चुपचाप हमारे काम का मुआयना कर रहे थे। और मेरे काम को देखने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और प्यार से मुझे सीने से लगाते हुए बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम लेकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज़्यादा ही कठिन काम की उम्मीद कर रहा था। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने हमें पूरे महीने भर तक अंधेरे में हाथ मारने देने के लिए छोड़ने के बजाय अगले 3 दिनों में करने के लिए काम तय कर दिया था। नियत समय में काम पूरा करने के दबाव में हम सफलता की ओर ज़्यादा तेजी से बढ़े, जो बीते महीनों में हमसे दूर होती जा रही थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ भी। और इस अनुभव से क्या सबक मिलता है? यही कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों में पूरा कर सकते हैं। पहले अपना लक्ष्य तय करना, दूसरे उस लक्ष्य की ओर अपने सफ़र की शुरुआत, तीसरे सफलता की ओर तेजी से बढ़ना, चौथा काम, काम और काम। लक्ष्य निर्धारण यह सबसे ज़रूरी काम है जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं